सुगंधा और रेवती बचपन की पक्की सहेलियां थी। साथ खेलती, साथ पढ़ती, साथ साथ ही स्कूल जाती थी। एक दूसरे की पड़ोसन होने की वजह से काफ़ी वक्त साथ में गुजारती थी। दोनों के विचार अलग होने के बावजूद भी दोनों में बेहद गहरी दोस्ती थी। साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब बड़ी हो गई। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सब लोगों ने बचपन से उन्हें साथ में देखा था। शायद कुदरत भी उन्हें अलग नहीं करना चाहती थी। सुगंधा और रेवती का विवाह एक ही शहर में तय हो गई। दोनों के घर भी कुछ ही दूरी पर थे। शादी के बाद दोनों का मिलना जुलना कम ही सही बंद नहीं हुआ। दोनों अपने अपने परिवारों में खुश थी और अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। समय कभी कहाँ रुकता है, आगे बढ़ता ही जा रहा था। सुगंधा और रेवती अब बुजुर्गों की श्रेणी में आ चुकी थीं। सुगंधा का एक बेटा था विवेक और बहू निहारिका। सुगंधा की बहू निहारिका नौकरी करती थी। बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद सुगंधा अकेली हो जाती थी क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। उनकी पोती अदिति और पोता आदित्य देहरादून के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों को शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए वहां भेज दिया गया था। सुगंधा का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। रेवती का भी एक बेटा था आशीष और बहू कोमल। रेवती ने कोमल को कभी नौकरी नहीं करने दी। कई बार कोमल ने उससे इजाज़त मांगी, लेकिन रेवती का फैसला अटल ही रहा। कोमल अधिकतर आशीष से कहती रहती थी, आशीष यदि मैं भी नौकरी कर लूँ तो हमारे बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, हम और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आशीष अपनी मम्मी की वजह से हर बार कोमल को ना में जवाब देता था। इस वजह से कोमल और आशीष में कई बार अनबन भी हो चुकी थी। रेवती जब भी सुगंधा से मिलने उसके घर आती, उसे अकेला देखकर दुखी हो जाती थी। वो हमेशा उससे कहती, सुगंधा कितनी बार तुझे समझाया है कि अपनी बहू को नौकरी मत करने दे। नौकरी करेगी वह और घर का कामकाज जवाबदारी सब तेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हमारी उम्र हो रही है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी कमर। कब तक तू अकेली पिसती रहेगी ऐसे ही? रेवती ऐसा नहीं है। सुगंधा कुछ कहने की कोशिश करती, उससे पहले ही रेवती उसे चुप कर देती थी, ये कहकर कि मुझे तेरी कोई दलीलें नहीं सुननी है। देख मैं कैसे शान से रहती हूँ। दिन भर बहू घर में रहती है, मुझे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। बच्चे भी स्कूल से वापस आकर घर में रहते हैं, अभी छोटे हैं। दिन भर उनकी हलचल मस्ती देखकर वक्त कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। सुगंधा हमेशा रेवती की बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया करती थी। वह जब कभी रेवती के सामने कुछ सफाई देने की कोशिश करती तो रेवती एक ना सुनती थी। निहारिका के साथ रेवती का व्यवहार उखड़ा उखड़ा ही रहता था। निहारिका उसके इस स्वभाव को जानती थी और हमेशा उसके पांव छूकर उससे मिलती थी। निहारिका और कोमल भी अक्सर मिल जाया करती थी। सुगंधा और रेवती की दोस्ती के कारण दोनों परिवारों के अच्छे पारिवारिक संबंध थे। कोमल के दिल की बात निहारिका जानती थी। वो जानती थी कि कोमल खुश नहीं है, वह जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है। लेकिन रेवती की जिद के आगे उसके सपने सपने ही रह गए। निहारिका हमेशा उसे समझाती कि वक्त ज़रूर बदलेगा, तुम भी जीवन में आगे बढ़ पाओगी। लेकिन कोमल जानती थी ये सब मन को समझाने की बातें हैं। समय आगे बढ़ता रहा और सुगंधा ज़्यादा बीमार रहने लगी। निहारिका और विवेक ने अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए एक युवती राधिका को रख लिया था। वह हर रोज़ 9 बजे आती और रात 8 बजे तक रुकती थी। निहारिका सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती थी, जबकि विवेक 8:30 बजे ही चला जाता था। निहारिका के जाने के आधे घंटे के बाद राधिका आ जाती थी। इतनी देर ही सुगंधा को अकेले रहना पड़ता था। सुगंधा के घुटने काफ़ी खराब हो चुके थे। उसने चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी, साथ ही ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता था। निहारिका उसकी दवाइयों का हमेशा ख्याल रखती थी और उसे खुश रखने की कोशिश भी करती थी। मंगलवार का दिन था। निहारिका के जाने के बाद अचानक ही सुगंधा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई
और वह दर्द से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कराह रही थी। वह राधिका का रास्ता देख रही थी कि राधिका आ जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज राधिका भी समय पर ना आ पाई। सुगंधा का पेट दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। तभी उसने सोचा, धीरे धीरे बाथरूम जाकर आती हूँ, शायद तब दर्द से आराम मिले। ऐसा सोचकर वह पलंग से उठने लगी, लेकिन ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह कराहते हुए गिर पड़ी। फिर वह वापस उठ ना पाई। वह नीचे पड़े पड़े कराह रही थी। उसी समय रेवती सुगंधा से मिलने आई और बाहर ताला लगा देखकर वह सोच में पड़ गई कि सुगंधा कहाँ गई होगी। तभी उसे अंदर से कराहने की आवाज़ आई। रेवती ने पास जाकर सुना, बोल पड़ी, अरे ये तो सुगंधा की आवाज़ है। वह घबरा गई और जोर से बोली, सुगंधा क्या हुआ? बाहर से ताला लगाकर तुम्हें अंदर क्यों बंद कर दिया गया है? तुम डरो नहीं, मैं कुछ करती हूँ। रेवती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पड़ोसियों को बुलाती हूँ, ऐसा सोचकर वह जैसे ही पलटी, उसने देखा राधिका तेजी से आ रही थी। राधिका को देखते ही रेवती का पारा 7वें आसमान पर था। कहाँ मर गई थी? यहाँ वह अकेली पड़ी पड़ी मर जाएगी, किसी को चिंता ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कहते हुए रेवती ने गुस्से से लाल हुई आंखों से राधिका को देखा। जाओ जल्दी से पड़ोसियों को बुलाओ, ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे घर में कैद कर दिया है। रेवती चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं रेवती आंटी, मेरे पास चाबी है, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, मुझे ही थोड़ी देर हो गई। कहते हुए राधिका ने दरवाज़ा खोला। दोनों सुगंधा की हालत देखकर हैरान रह गई। तब तक पड़ोस से भी कुछ लोग आ गए। राधिका ने निहारिका को फ़ोन लगाया। निहारिका मैडम जल्दी आइए, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वे नीचे गिरी हुई हैं, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। निहारिका घबरा गई और तुरंत उसने विवेक को फ़ोन करके कहा, जल्दी घर पहुँचो, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। विवेक अपनी कार से तुरंत निकल गया और निहारिका भी अपनी कार तेजी से चलाती हुई घर पहुंची। साथ ही उसने डॉक्टर को भी फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर के पहुंचते ही निहारिका और विवेक भी पहुंच गए। तब तक सुगंधा को सबने मिलकर नीचे से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। डॉक्टर ने सुगंधा को देखकर तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। एम्बुलेंस आते ही सुगंधा के साथ ही निहारिका और विवेक भी उसमें बैठ गए। एक बार निहारिका की नज़रें रेवती से मिली तो वह उसे घूर रही थी, मानो निहारिका बहुत बड़ी गुनहगार हो। निहारिका ने अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमाते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को नीचे गिरने से रोका। हिम्मत दिखाती हुई सुगंधा से बोली, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। विवेक तुम भी हिम्मत रखो, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्पताल पहुंचते ही सुगंधा का इलाज शुरू हो गया। पहले उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने उसे देखने के बाद विवेक और निहारिका को आश्वासन दिया, सुगंधा जल्दी ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर बहुत कम होने की वजह से ही उन्हें चक्कर आ गया था। 24 घंटे आईसीयू में रखने के बाद उन्हें प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अब सुगंधा होश में थी। निहारिका और विवेक उसके आसपास ही बैठे थे। आदित्य और अदिति, उसकी पोती और पोता भी उसके पास ही खड़े थे। सुगंधा सबको देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी रेवती और कोमल भी सुगंधा को देखने अस्पताल आ गए। निहारिका और विवेक ने खड़े होकर उन्हें बैठने की जगह दी। निहारिका ने झुककर रेवती के पैर छुए, लेकिन रेवती ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कोमल को रेवती के ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कह ना सकी। सब बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर ने आकर सुगंधा को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। निहारिका और विवेक ने सारी कार्यवाही पूरी कर दी। सभी लोग विवेक की कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। सिर्फ कोमल निहारिका के साथ उसकी ही कार में बैठी। कोमल ने कार में बैठते ही निहारिका से कहा, मुझे घर छोड़ दोगी प्लीज़, शाम हो रही है, खाना भी पकाना है। निहारिका ने कहा, बिल्कुल, पहले तुम्हें छोड़ देती हूँ, फिर मैं मम्मी की कुछ दवाइयाँ लेते हुए घर जाऊँगी। तब तक विवेक और मम्मी भी घर पहुँच जाएंगे। रास्ते में निहारिका और कोमल आपस में बातें करने लगी। तभी कोमल ने कहा, निहारिका मैं मन ही मन घुटती रहती हूँ, मुझे भी नौकरी करने का मन होता है, घर तो मैं फिर भी संभाल ही लूँगी, लेकिन मम्मी हमेशा मना कर देती हैं। उन्हें लगता है कि सुगंधा आंटी हमेशा दुखी रहती हैं, अकेली रहती हैं। मम्मी की वजह से आशीष भी मुझे नौकरी के लिए मना कर देते हैं। दूसरी कोई समस्या नहीं है।
मम्मी स्वभाव से अच्छी हैं, बस नौकरी को लेकर गलत धारणा बनाकर बैठी हैं। निहारिका, तुम ही सोचो, इस महंगाई के ज़माने में एक की कमाई से सारे सुख सुविधा तो हासिल हो नहीं सकते ना। यदि हम दोनों कमाए तो बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। निहारिका, बहुत दुख होता है जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो उन्हें मना करने में। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। मम्मी की गलत धारणा को बदलना ही होगा। हाँ कोमल, मैं समझ सकती हूँ, पर रेवती आंटी को समझाना बहुत मुश्किल है। इस मामले में तो वे मम्मी जी की भी नहीं सुनती। फिर भी यदि कोई उनकी मानसिकता बदल सकता है तो वो केवल मम्मी जी ही हैं। इतनी बात करते करते कोमल का घर आ गया। कार से उतरकर निहारिका ने बाय कहकर वह चली गई। निहारिका भी दवा लेकर जल्दी ही अपने घर पहुंच गई। तब तक विवेक भी घर पहुंच चुका था। सुगंधा को बिस्तर पर लिटाकर सभी उसके पास बैठ गए। निहारिका ने सुगंधा को दवाइयाँ दी और सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सबने चाय ले ली, लेकिन रेवती ने निहारिका की तरफ देखकर मुंह फेर लिया और चाय लेने से इनकार कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद रेवती अपने घर चली गई। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। रेवती हर रोज आती थी और सुगंधा के पास बहुत देर तक बैठती रहती। सुगंधा को भी उसका आना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे सुगंधा की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया और फिर निहारिका ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। आज जब सुगंधा से मिलने रेवती आई तब घर में सिर्फ सुगंधा और राधिका ही थे। आते ही रेवती का पहला सवाल था, अरे सुगंधा, निहारिका कहाँ है? बस चली गई अपनी नौकरी पर। यहाँ सास बीमार है और उसे नौकरी की पड़ी है। देख, मैं कहती थी ना, बहू को नौकरी मत करने दे, पर तूने कभी नहीं सुना। अब भुगत। अब वह कभी नौकरी नहीं छोड़ेगी। और तू? बस कर रेवती, बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से तेरा खराब बर्ताव देख रही हूँ निहारिका के साथ। क्या तुझे ऐसा करना ठीक लगता है? सुगंधा को इस तरह नाराज देखकर रेवती सख्ते में आ गई। वह कुछ बोले उससे पहले सुगंधा ने ही बोल दिया, बिल्कुल चुप रह रेवती, सालों से तेरी बकबक सुन रही हूँ। आज मुझे पूरी बात तुझे मेरी सुननी होगी। तुझे क्या लगता है कि मेरी बहू खराब है? वो मेरा ख्याल नहीं रखती या ऑफिस में आराम करने जाती है? आज उसी की वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। नौकरी के साथ ही वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारियाँ उठाती है। मेरा इतना ख्याल रखती है कि मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होती। आज उसकी वजह से बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। घर में हर सुख सुविधा है। दो दो कारें हैं, काम वाली है। यहाँ तक कि मेरी देखभाल के लिए ये राधिका भी है, जो हर समय मेरे पास रहती है जब तक निहारिका न आ जाए। और हाँ, मुझे सिर्फ आधा घंटा ही अकेले रहना पड़ता है। निहारिका के जाने के आधे घंटे के अंदर ही राधिका आ जाती है। सिर्फ उसी दिन गड़बड़ हो गई थी। निहारिका की खास मीटिंग थी, इसलिए ऑफिस से वो फ़ोन नहीं कर पाई, वरना जाते ही उसका फ़ोन आ जाता है। मम्मी, राधिका आ गई ना? लेकिन उस दिन राधिका की साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। मेरी भी तबीयत उसी दिन बिगड़ गई। उस दिन मैंने ही निहारिका से कहा था कि बाहर से ताला लगा दे बेटा। मैं सो रही हूँ राधिका, ताला खोलकर खुद ही अंदर आ जाएगी। रेवती, तुझे क्या लगता है तू ठीक कर रही है कोमल के साथ? इतनी पढ़ी लिखी समझदार बहू लेकर आई है, उसे घर में कैद कर रखा है। तू क्यों उसे उसकी ज़िंदगी जीने नहीं देती? क्यों अपनी इच्छाओं को उस पर लाद रही है? उसके उज्जवल भविष्य को क्यों बर्बाद कर रही है? तुझे क्या लगता है कि कोमल बहुत खुश है? मैंने उसकी आंखों में हमेशा तकलीफ देखी है, जो तुझे कभी दिखाई नहीं देती। तुझे हमेशा तू ही सही लगती है। कोई और लड़की होती तो तेरी एक ना सुनती, अपनी मर्जी से नौकरी ढूंढकर चली जाती। अरे आजकल की बहुएं तो अपने साथ बेटे का ट्रांसफ़र तक करवा लेती हैं, ताकि सास ससुर के साथ रहना ना पड़े। लेकिन कोमल वैसी लड़की नहीं है। तू तो समय की बलवान है, जो तुझे कोमल जैसी बहू मिली है। हमें यदि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ देर अकेले रहना पड़े, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े, अपने ही घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़े, तो उसमें गलत क्या है रेवती? बच्चे भी हमारे ही तो हैं, बहू भी हमारी बेटी ही तो है। फिर ऐसा पक्षपात क्यों? रेवती, तुझे सोचना होगा कि तू जो कर रही है वो गलत है। एक बार सोच रेवती, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सके। हम भी पढ़े लिखे थे। इस बात का दुख आज भी मन को कांटे की तरह चुभता है।
लेकिन वह और ज़माना था। आज का ज़माना कुछ और है। आज हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और समय भी तो बदल गया है ना रेवती। आज और कल के फ़र्क को एक अकेले की कमाई से पूरा नहीं किया जा सकता। पति पत्नी दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना पड़ता है। हम अपने स्वार्थ के लिए उनका रास्ता नहीं रोक सकते। सुगंधा की बातें सुनते सुनते रेवती की आंखों से आंसू की बूंदें टप टप करके गिर गई थी। सुगंधा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, रेवती सोच, सही सोच, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। इंसान चाहे तो बिगड़ी बात जरूर बन सकती है। रेवती ने चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ सुगंधा, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर रेवती चली गई। सुगंधा सोच रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, रेवती को बुरा तो नहीं लग गया होगा। इतने में निहारिका भी आ गई। तब सुगंधा ने निहारिका को सारी बात बताई। निहारिका ने कहा, ठीक ही तो है मम्मी, आपने ठीक ही किया। रेवती आंटी को समझाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें समझना ही होगा, तभी कोमल का जीवन सुखी होगा। रेवती घर पहुंचते ही सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे देखकर कोमल तुरंत ही उसके पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, मम्मी कैसी है सुगंधा आंटी? इतना पूछते पूछते ही कोमल ने रेवती की रोई हुई आंखों को पहचान लिया। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? सुगंधा आंटी ठीक है ना? रेवती फफक फफक कर रो पड़ी और कोमल को अपनी बाहों में भर लिया। वो बहुत देर तक रोती रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ देर में जब वह सामान्य हुई तब कोमल से बोली, बेटा आज मेरी आंखें खुल गई है। सबसे पहले तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कोमल बेटा, मैंने तुम्हारे पाँव में जंजीर बांध रखी थी। मैं तुम्हारे भविष्य के आड़े आ गई थी। कुछ देर तो ज़रूरी हो गई है, पर बहुत देर नहीं हुई है ना? कोमल, मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? कोमल बेटा, मैं चाहती हूँ तुम भी नौकरी करो। तुम भी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ही जियो। हमारे बच्चे भी हर सुख उठा सके और आशीष को भी सहायता मिल सके। हमारे घर के सामने भी एक कार खड़ी हो कोमल बेटा। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं अपने लिए ही सोचती रही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन आज सुगंधा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सुगंधा से तभी मिलूंगी जब मिठाई लेकर उसके घर जाऊंगी। इतना सुनते ही कोमल को मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। उसने झुककर रेवती के पांव छुए। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी, लेकिन वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू बनकर टपक रहे थे। कोमल को रेवती ने छाती से लगा लिया। रेवती के दिमाग से एक गलत धारणा के निकलने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुगंधा रोज रेवती का रास्ता देखती रही। वो जानती थी कि रेवती जरूर वापस आएगी, लेकिन खाली हाथ नहीं, मिठाई और कोमल की नौकरी की खबर लेकर। कुछ ही हफ्तों में कोमल को नौकरी मिल गई। रेवती, आशीष और कोमल मिठाई लेकर सबसे पहले सुगंधा के घर आए। रेवती के हाथों में बर्फी का डब्बा और कोमल के चेहरे की खुशी देखकर सुगंधा बिना सुने ही सब कुछ समझ गई। रेवती ने बर्फी का टुकड़ा निकालकर अपने हाथों से सुगंधा को खिलाया और उसके गले लग गई। सुगंधा ने भी उसे प्यार से अपनी ओर खींच लिया। आज दोनों सहेलियां के इस पुनर्मिलन में ना जाने कितनी खुशियां, कितनी समझदारी, कितना त्याग, कितना प्यार और अपने परिवार का कितना हित छिपा हुआ था। उस दिन रेवती कुछ न कह पाई थी जब सुगंधा उसे समझा रही थी, लेकिन आज कुछ खुशी और कुछ बहते हुए आंसुओं के साथ रेवती के मुंह से जो पहला वाक्य निकला वह था, सुगंधा मैं स्वार्थी हो गई थी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है कि बच्चों की भलाई में ही हमारी भलाई होती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।